प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विषय के कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को बताने चल रहे हैं, सो आप लोग उसमें ध्यान दें। देखिए, सामाजिक विषय एक बड़ा विस्तारित विषय है और इस विषय के अंतर्गत हम आप लोगों को अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। व्यय कृते नित्यम वर्धते। विद्या को जितना भी खर्च किया जाता है, उतनी ही अधिक मात्रा में विद्या की वृद्धि होती है। न राज्यहार्यम न चौर्यहार्यम न भ्रातभाज्यम व्यय च कृते वर्धते। कहते सभी धनों को तो बांटा जा सकता है, लेकिन विद्या रूपी एक धन ऐसा धन है जिस धन को न चौरहार्यम न तो चोर चुरा सकता है, न भ्रातभाज्यम और ना ही भाई इसे बता सकता है। व्यय कृते नित्यम च वर्धते। और इसको निरंतर प्रगति और लगातार लगनशील होकर के इसको जितना खर्च किया जाता है, ये उतनी ही तेज़ी के साथ अधिक बढ़ती है। कहते हैं कि एक ये सामाजिक विषय में क्षेत्र इसका बड़ा व्यापक है, बहुत ही विस्तारित है। तो इसी के अंतर्गत हम आज आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत लेकर के चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। कहते हैं कि मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2018-19 के अनुसार मैग्नीज का उत्पादन मुख्यतः मध्य प्रदेश में 33%, महाराष्ट्र में 27%, उड़ीसा में 16%, कर्नाटक में 12%, और आंध्र प्रदेश में 10% इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों के लिए पुनः एक अगला प्रश्न है। कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक
विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई दो कारण बताएं। इसके क्या बताएं? कोई दो कारण बताएं। तो आप भी बताएंगे एक हेडिंग डालते हुए कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके दो कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी भी देश की समृद्धि ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करती है। किसी भी देश की जो समृद्धि होती है तो वो समृद्धि क्या करती है? वो समृद्धि जो है क्या है? ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करती है। नंबर 2 है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में तथा घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ऊर्जा की अनिवार्यता है। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम बताएं। मैंने जैसे अभी आपको एक प्रश्न बताया, पुनः प्रश्न को आप लोग देखें। कहते हैं कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? एक प्रश्न बन गया इस पर। दूसरा इसी पर क्वेश्चन मार्क लगते हुए एक प्रश्न बनाया गया कि ऐसे दो खनिजों के नाम बताएं या लिखें। तो मतलब ऐसे ही आधात्विक खनिजों के दो नाम बताना। कहते हैं कि वे खनिज, उत्तर पे लिखेंगे कि वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती। वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती आधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती है। इन खनिजों में चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर वे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। आधात्विक जो खनिज होते हैं आधात्विक खनिज कहलाते हैं। मतलब वे खनिज जिनमें धातु प्राप्त नहीं होती। मतलब ऐसे खनिज जो धातु नहीं होती है वो आधात्विक खनिज कहलाते हैं। लेकिन इन खनिजों में चमक नहीं होती है। जो आधात्विक खनिज होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इन खनिजों में, या आप लिख देंगे कि आधात्विक खनिजों में क्या है? क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती तथा कूटने पीटने पर ये टूट जाते हैं। उदाहरण में लिखेंगे अभ्रक, कोयला तथा संगमरमर। तो क्या है? अभ्रक है, कोयला है और संगमरमर दिया गया। तो ये जो है आपके आधात्विक खनिजों के नाम लिखें या आधात्विक खनिज का उदाहरण दीजिए। तो आप इनको उदाहरण में भी लिख सकते हैं या आधात्विक खनिज क्या है उसके बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान देते हुए हमें अपने इन सब प्रश्नों को बड़ी अच्छी पूर्वक क्या करना है? हमें कंठस्थ करना है।
जैसे कि एक प्रश्न आप लोगों के लिए आया कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला नंबर है आपका इसी का मतलब प्रश्न को दूसरे तरीके से तोड़ा गया है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। अगला प्रश्न आपका फिर है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। फिर इसी का अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। तो क्या है कि आप बताएंगे कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद, ऐसी हेडिंग डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करने के बाद फिर आप बताएंगे कि कोयला तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पर हैं। सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मल मूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये स्रोत नवीकरणीय योग्य हैं। इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हुआ। फिर आप लोगों के लिए एक प्रश्न और भी है, जैसे कहा गया है कि लौह और अलौह लौह तथा अलौह खनिज में अंतर बताइए। अलौह खनिज से आप क्या समझते हैं? अलौह खनिज से आप क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। फिर है आपका अगला कि अलौह खनिज किसे कहते हैं? अलौह खनिज किसे कहते हैं? तो हम आप लोग ध्यान से सुने, हम आप लोगों को बता रहे हैं। मैं जो है आप लोगों के लिए बता रहा हूँ और इस समय मैं बहुत ही थकावट में भी हूँ, क्योंकि लगातार मैं 2 दिन से शादी के कार्यक्रम पे जा रहा हूँ। मैं पंडिताई का कार्य भी करता हूँ। तो मैं अभी झांसी के पास गुरसराय के आसपास ही एक बघैरा गांव था। मैं उस गांव में जो है मुस्करा से एक बारात गई हुई थी। मैं उस शादी कार्यक्रम में पंडिताई का कार्य मैंने कराया, जो मुझसे टूटा फूटा बना। तो मैंने जो है कल केवल वीडियो ऐसी जल्दबाजी में ही
डाल करके मैं चला गया था, लाइव भी नहीं मेरी चल पाई। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें। कहते हैं कि लौह और अलौह खनिज में अंतर बताएं, या अलौह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण बताएं, या अलौह खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में। तो आप हेडिंग डाल देंगे लौह और अलौह खनिज, फिर आप लिखेंगे वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है, वे खनिज जिसमें या जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आदि। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता या बहुत कम होता है अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम आदि। ये सब जो है क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये सब जो है अलौह खनिजों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इन प्रश्नों पर धीरे धीरे आप इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहें। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग जो है अच्छी प्रकार से पढ़ें। जितनी देर आप लोगों का मन करे उतनी देर पढ़ें, ज़बरदस्ती का कार्य मत करें। क्योंकि यदि आपका मन किसी दूसरी जगह पर विचलित है तो फिर आप जो है उस कार्य को या उस वस्तु को पढ़ने में आपका मन भी नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो फिर आपको कंठस्थ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एक प्रश्न और भी है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखें। भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम बताएं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? तो कहते हैं किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण को अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की एक रीढ़ कहलाती है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अयस्क क्या होते हैं। भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? तो किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण को अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की एक रीढ़ है। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया। और भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। जैसे मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं। नंबर 1 उड़ीसा झारखंड पेटी। नंबर 2 दुर्ग
बस्तर चंद्रपुर पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग, चिंकम चिकमंगलुरु, तुमकुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। इस प्रकार से 4 दी गई हैं। इनके चारों के बारे में बताया गया है। तो मैं आप लोगों को बस यहीं तक बताना चाहता हूँ और आप लोग ध्यान दें। हमारे इस वीडियो को आप लोग देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।